बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 मई और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले अफसोसनाक खबर वजीरिस्तान से। वजीरिस्तान में एक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें मासूम पाकिस्तानी औरतें और बच्चों को शहीद कर दिया गया है। ये ड्रोन का जो हमला है ये अमेरिका की तरफ से नहीं है, इंडिया की तरफ से नहीं है, बल्कि हमारा अपना ही ड्रोन हमला जो है उसमें ये कोलेटरल डैमेज आपने इसे कहना है, जो भी कहना है, मासूम शहरियों की शहादत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकाजात के अंदर ये जुल्म नया नहीं है। 9/11 के बाद बहुत सारे ड्रोन हमले हुए और उसमें बहुत सारे मासूमों की जानें गई, शहादतें हुई। याद कीजिए, पाकिस्तान में इसके खिलाफ वैसे तो आवाज़ें उठती थीं, लेकिन जो सबसे तवाना और सबसे मौसर आवाज़ है वो इमरान खान की थी। इमरान खान आज अगर जेल में ना होते और आज़ाद होते तो इसके खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल देते, स्पेशली जबकि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी अपनी हुकूमत है, मीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो मैं उनसे ये तकाजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बयान देने से बढ़कर इसके ऊपर एक्शन लें। सिर्फ बयान जरूरी नहीं है, इसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया जाए। मैं तो कहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो कैबिनेट है पूरी वो एहतजाज करे, पूरी असम्बली एहतजाज करे और किसी चौक चौराहे को बंद किया जाए और वहां बैठे रहें जब तक एश्योरेंस ना मिले कि इस तरीके के हमले जो है वो इस तरीके की जो पुअर इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है जाहिर है। अगर आप दहशतगर्दों को के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं 100 दफा करें, लेकिन मासूम बच्चे और औरतें, याद कीजिए हाल ही में जो जंग हुई थी उसमें हमने पूरी दुनिया में सीना तान कर ये कहा था कि हम सिविलियंस पर हमलावर नहीं होते, ये इंडियन फौज है। तो फिर इंडियन फौज के पास ही ये रहने दीजिए ट्रॉफी के वो कश्मीर में और दूसरी जगहों पर जिस तरीके से मासूम शहरियों का कत्लेआम करते हैं, हम इसमें क्यों हिस्सेदार बनते हैं, हम उसी तरीके का काम क्यों करते हैं। तो बहरहाल ये जो आज बच्चे और खवातीन शहीद हुए, इनके वर्षा ने इनकी लाशें रखकर एहतजाज जारी किया हुआ है। ज़ाहिर है आप लोग जाएंगे, उनका एहतजाज खत्म करवा देंगे, उन्हें तसल्ली देंगे, तशफ़ी देंगे, वो इनको दफन कर देंगे और ये मामला इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। लेकिन ये अफसोसनाक है, एक कौम के तौर पर शर्मनाक है कि हम अपने ही शहरियों को ड्रोन हमले से शहीद कर देते हैं। अच्छा, आप पंजाब में रहने वाले, कराची में रहने वाले, सिंध में रहने वाले या और इलाकों के अंदर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, आप ये खबर सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। वजह क्या है? क्योंकि आपका कोई अपना अजीज इसमें शामिल नहीं है। आपको ये कोई बहुत बड़ी बात कई लोगों को नहीं लग रही होगी, अमूमी खबर लग रही होगी, लेकिन जब आपके अपने मुल्क में आपके साथ ऐसा होता है, आप जाती तौर पर सोचिए कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपका नाजायज चलान कर दे, आपसे बदतमीजी कर दे, तो आपकी फीलिंग क्या होती है? कितने दिन तक आपको वो जो एहसास है, जो आपको ह्यूमिलिएशन का एहसास है या ज्यादती का एहसास है, वो आप पर गालिब रहता है। इन लोगों के मासूम बच्चों और औरतों को शहीद किया जाता है, फिर आप इनका जो रिएक्शन है उसे खुद ही समझ सकते हैं और जो रियासत के खिलाफ फिर यहां पर एक रिएक्शन डेवलप होता है उसको भी आप समझ सकते हैं, जिससे हमारा पाकिस्तान मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होता है। लेकिन जब हम बताएं तो हमें इंतशारी टोला और हमें मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ हमें कहते हैं कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं। रियासत भी जर्नलों ने अपना ही नाम रख लिया है। पाकिस्तान की रियासत 4-5 जनरल्स के शुरू होती है उनके हिसाब से और वहीं खत्म हो जाती है। हम जो बाकी सारे 25 करोड़ या 30 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो खामखा है, हमारे पर कोई तनकीद करे ना करे, कोई बुरा कहे ना कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आप उन 5, 6, 8, 10, 20 जनरल्स को कुछ ना कहें तो आप बिल्कुल रियासत के ताबेदार हैं, वफादार हैं, आपको अवार्ड भी मिल सकते हैं, जितनी आप उनकी खुशामद करें अवार्ड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उन पर तनकीद कर दी तो फिर आप मुल्क दुश्मन हैं, आपकी वफादारी खत्म है, क्योंकि शायद इस मुल्क की रजिस्ट्री उन्हीं के नाम पर है, बाकी सब तो खामखा है। आगे चलते हैं, अगली खबर भी इसी तरह की अफसोसनाक है और वो खबर जाफर एक्सप्रेस से रिलेटेड है। जाफर एक्सप्रेस का आपको वाकया याद है, जब 440 पैसेंजर्स और सिक्योरिटी के एहलकारों पर जो एक ट्रेन के अंदर थे, उस ट्रेन को यकमाल बना लिया गया। 440 लोगों को, ये ऑफिशियल फिगर थी। उसके बाद उसके ऊपर लंबा ऑपरेशन हुआ, उन लोगों को छुड़वाया गया, लेकिन बहुत सारी शहादतें हो गई। नंबर बाद में कम बताया गया, लेकिन कहा जाता है 100 से ज्यादा शहादतें हुई। अब हमें उसी वक्त इसकी सारी डिटेल पूरी दुनिया के सामने रखनी चाहिए थी, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को वहां लेकर जाना चाहिए था, पूरी ब्रीफिंग देनी चाहिए थी, फिर उसकी एक फॉलोअप ब्रीफिंग होनी चाहिए थी। उस फॉलोअप ब्रीफिंग में जो कुछ भी मजीद पता चला उसको सामने रखना चाहिए था। मीन इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस इंटरप्रिटेशन सारी जो है कि ये हमलावर्स को किस किसने कहां कहां से मदद की, कैसे इन्होंने हमला किया, वो सब कुछ हमें सामने रखना चाहिए। इंडिया का जो उसके अंदर किरदार था उसको वाजे करके रखना चाहिए था, हमने नहीं रखा। आप सोचेंगे ये खबर तो मैं पहले भी दे चुका हूं, अब क्यों दे रहा हूं? आज इसलिए दे रहा हूं कि अब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर कैसे हमला किया गया। दहशतगर्दों ने, बलोच लिबरेशन जो उनका फ्रंट है या जो भी उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है, मजीद ब्रिगेड शायद उसे वो कहते हैं या मजीद फोर्स कहते हैं, उन्होंने अब अपनी वीडियो जारी कर दी है। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने बाकायदा पत्थर लगाकर और उसके अंदर जाली तरीके से, जाली कह दिया मैंने, आर्टिफिशियल सी कोई लकड़ियां शकड़ियां रख के पटड़ी बनाई हुई थी, बाकायदा जैसे मैप बना के। आपने देख आप जो भी लोग फौज से वाबस्ता है उनको पता है कि जब भी फौज कहीं प्लानिंग करती है दूर दराज इलाकों में भी, तो ऐसे ही जमीन पर पहले नक्शा बनाती है और फिर सारी प्लानिंग होती है कि इस तरफ से जाना, ऐसे हमला करना। और बिल्कुल उनकी वैसी ही फौजी ट्रेनिंग दिखाई जा रही है और वो उनमें से एक उनका जो ग्रुप लीडर है उन सबको ओरिएंटेशन दे रहा है। बाकायदा उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं पत्थरों से वहां और उसके अंदर उन्होंने लकड़ियों से पटड़ी बनाई हुई है ट्रेन की, और ट्रेन बताई हुई है यहां से आएगी, यहां से हमला करेंगे, 4 लोग इधर जाएंगे, 10 इधर जाएंगे, 5 इधर जाएंगे। इस तरीके से वो जिम्मेदारियां दे रहे हैं। इसके अंदर उन्हें पहले से ही पता है, ट्रेन आने से पहले उन्हें पता है कि इसके अंदर इतने सिक्योरिटी के एहलकार होंगे, इतने फौजी जवान होंगे, उनको कैसे पहचानना है, सिविलियंस को कैसे अलग करना है, किसको मारना है, किसको, सब प्लानिंग उन्होंने की। फिर उन्होंने उस तरफ जाते हुए की, अपनी सारी वीडियो जारी की ट्रेन की तरफ, फिर ट्रेन के सामने बम ब्लास्ट करके उसे रोकने की, मतलब मुकम्मल, ये मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूं, मुकम्मल उन्होंने टेररिज्म का ये जो पूरा वाकया उन्होंने किया उस पर मुकम्मल उन्होंने वीडियो जारी की। मतलब कि दहशतगर्दों की इतनी तैयारी है
वो इतनी तैयारी के साथ आई कि ना सिर्फ उन्होंने ट्रेन को अगवा किया या कमाल किया, बल्कि उन्होंने उसकी वीडियो भी एक एक पल की बनाई और अब वो पूरी दुनिया के अंदर उसे नशर भी कर रहे हैं। पूरी उन्होंने एक किस्म की डॉक्यूमेंट्री नशर कर दी है। लेकिन जिनका ये काम था DGISPR का और हमारे इदारों का कि ये सारी इंफॉर्मेशन इससे भी बेहतर तरीके से आवाम के सामने रखते और पूरी दुनिया के साथ रखते, उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया है वो आपको अगली खबर देते हैं, उसमें आपको समझ आएगी कि उनकी तवज्जो इनकी तरफ नहीं है। उधर भी चूक हो जाती है वजीरिस्तान में, इधर जाफर एक्सप्रेस में भी, इंडिया पे भी। हमने कल ही आपको बताया कि कल एक और शहरी को कत्ल कर दिया उन्होंने बदीन के अंदर आकर, और इससे पहले कितने शहरियों को कत्ल कर चुके हैं उन्हें भी हमने पहले 2-3 साल से उन्हें हमने ये शिकारगाह के तौर पर दिया हुआ है। पाकिस्तान की जो मर्जी करें अभी भी जारी है। मतलब ठीक है, कोई मुल्क भी कहीं पर दहशतगर्दी करवा सकता है, लेकिन कम अज कम जिस मुल्क में होती है उनके मुंह में जुबान होती है, उनके पास इदारे होते हैं, वो पूरी दुनिया को जाके अपना किस्सा, अपना हवाल, अपनी कहानी तो सुनाते हैं। हमारे कुछ नहीं, तो हमारे वाले फिर क्या कर रहे हैं? अगली खबर सुनिए, उससे पता चलेगा। अब इमरान रियाज, साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा, शहबाज गिल और बहुत सारे दूसरे साथियों के अब यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको बंद करने का फैसला हुआ है। ये कोई नई खबर नहीं है, हमने इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी और मैं आपको पहले भी मैं ये बता चुका था कि भले एक बंदा मुझे देखने वाला बचे, ये मेरा आपसे वादा है, भले एक बंदा मुझे देखने वाला जो है वो बचे, मैं तब भी अपना जो व्लॉग है वो जारी रखूंगा। इनको लगता है कि इससे हम इस अब सच बोलने की आदत को छोड़ देंगे या सच बोलना छोड़ देंगे, ये व्यूअरशिप ले लेंगे, ये लोगों को देखना बंद कर देंगे, तो हम बात करना बंद कर देंगे। नहीं, जब तक यूट्यूब पर एक भी बंदा है मैं ये काम करता रहूंगा। यूट्यूब पर कोई भी नहीं रहेगा तो कोई और फोरम होगा, सच बोलने का काम जारी रहेगा। जितनी आप पाबंदियां लगाएंगे उतना आप पर सख्त हमला होगा, मतलब कि उतना आपको जवाब सख्त मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेड था, आपको मैं कई दिन से बता रहा था। लेकिन हमारी तरजीहात गौर कीजिए कि एक तरफ तरजीहात रियासत को क्या होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फैसला ये किया है कि ये मुल्क दुश्मन है। मुल्क दुश्मन क्यों है? ये उन 5-6 जनरल्स के ऊपर तनकीद करते हैं पाकिस्तान की रजिस्ट्री जिनके नाम पर है, उन पर आपने तनकीद नहीं करनी, उनके कामों पर आपने तनकीद नहीं करनी। बाकी सत्ते कह रहे हैं जो मर्जी आप करें, बस उन पर तनकीद ना करें। तो मैं दोबारा आपको याद करवाऊंगा, इस सबसे निपटने के लिए हमने आपको कहा था कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। इस व्लॉग के आखिर पर भी उसका लिंक होगा, अभी भी स्क्रीन पर ऊपर आप उसका लिंक दे रहे हैं, वो देखिए लिखा हुआ होगा व्हाट्सएप लिंक। वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल पर चले जाएंगे। जब आप उसे ज्वाइन करें तो जरूर याद रखिएगा कि ऊपर कॉर्नर में बेल आइकन है, उसे जरूर दबाइएगा ताकि आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकें। जब आप जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साइलेंट होते हैं, बेल के ऊपर क्रॉस लगा होता है, उस क्रॉस को खत्म करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और कुछ नहीं तो हम यही सच आपको जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू भेजते रहें। अगर यूट्यूब के ऊपर कोई और हमारी ये पाबंदी लगाकर बिल्कुल चैनल खत्म ही करवा दें अगर यहां पर कल को। और दूसरा मैंने आपको कहा था VPN इंस्टॉल करें। आज मैं वो इन्फॉर्मेशन जो है VPN की वो व्हाट्सएप चैनल पर भेज दूंगा, क्योंकि हम तकरीबन 1 लाख लोग हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। 1 या 2 हज़ार कम थे, 1 लाख में से उम्मीद है आज वो पूरे हो जाएंगे। तो आज जैसे ही वो पूरे होते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको VPN की इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। VPN लगा लें पहले से, ताकि आप अब हमारे जो चैनल्स वहां पर बंद हो चुके होंगे या हो जाएंगे उनको, ताकि आप देख सकें। अच्छा, वैसे भी पहले ही हमारे ऊपर फायरवॉल लगी हुई है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले लोगों को वहां बहुत तंग करते हैं, वो हमारा व्लॉग बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। मीन ये जो सब कुछ हो रहा है, ये चौथी खबर भी उसी से रिलेटेड है। वो खबर है एयरफोर्स और पाकिस्तानी जो मिलिट्री टॉप के जनरल्स हैं उनके रवैये और बिहेवियर में फर्क। पाक फजाइया ने 4 दिनों में भारत के साथ जंग की, जाहिर है उसमें तैयारे गिराए, शिकस्त भी हुई, कुछ हमें भी नुकसान हुआ, जाहिर है जो मिसाइल आते हैं वो भी जाहिर फजाइया की जिम्मेदारी होती है उसको रोकना, कोई भी एरियल जो हमारे ऊपर हमला होता है। और आज तो खैर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है ड्रोन की वजह से। अब मुझे नहीं पता ड्रोन एक्जैक्टली एयरफोर्स चलाती है या ये मिलिट्री चलाती है, कौन चलाता है, लेकिन बहरहाल जो भी चलाता है उस पर बहुत इस वक्त तनकीद हो रही है। तो हमारी जो एयरफोर्स थी उन्होंने जो 2 से 4 दिन हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा उसमें अपने आप को परफॉर्म किया। उसके बाद आपको वो कहीं नजर नहीं आ रहे, वो वापस अपनी बैरक्स में अपना काम कर रहे हैं, अपने जहाज़ों को साफ कर रहे हैं, उनको तेल पानी दे रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, अपने क्लासरूम्स में हैं, अपना जो भी एयरफोर्स का काम है वो कर रहे हैं। ना वो कहीं पर जर्नलिस्टों को टाउट्स को मिल रहे हैं, ना उनको बयानियाँ बनाने के लिए दे रहे हैं, ना वो G6 के स्कूलों में जाके छोटे बच्चों से सवाल कर रहे हैं, ना वो उस तरीके से बाकी बयानियाँ जो है, आल दो कि ये एयर चीफ को बीच में घसीटते हैं। मेरा मशवरा उनको ये है कि उनको ऐसे कामों में नहीं आना चाहिए। उनको ये घसीट के कजाफी स्टेडियम, अपना रावलपिंडी स्टेडियम लेके गए थे। अगर वो मेरा मशवरा माने तो आवाम की वो ये जो नफरत की बैरल है अपनी तरफ ना करें, पब्लिक डिस्प्ले इनके साथ कम से कम करें। जितना वो पब्लिक डिस्प्ले इनके साथ करेंगे वो अपने लिए भी और अपने अदारे के लिए भी मसला बनाएंगे, क्योंकि ये जो यकजहती का काम है ये बिल्कुल, जब जंग लगी तो आपको पता हमने भी अनकंडीशनल सपोर्ट किया और वो किसी पर ना हमने एहसान किया ना वो हमारे इख्तियार में। हमारा मुल्क है, वो हमारी रग फटकेगी और वो हम बार बार जो है अपने मुल्क का हर पाकिस्तानी जो है वो दिफा करने के लिए वहीं जाएगा। वो डिफॉल्ट सेटिंग है हम सबकी। लेकिन अब वो काम खत्म हो गया, जंग भी खत्म हो गई। आल्दो के जनरल्स चाहते हैं कि ये माहौल रहे और टाउट्स को कहते हैं इंडिया फिर तैयारी कर रहा है, जंग की तैयारी हो रही है, जंग होनी है। तो मैंने पहले भी अपने पंजाबी व्लॉग में भी ये कहा था कि ये किसी मुद्दे मरासी ने सुलह नहीं करवाई हुई, ये सुलह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई हुई है। उसके बाद इन दोनों मुल्कों ने पहले भी जो जंग जिस तरह की थी वो आपको पता ही है। तो मजीद जंग ये कोई नहीं लगनी, बिल्कुल चिल करें और अपना अपना काम करें जो भी आपने प्लान किए हो। लेकिन ये चाहते हैं, एक तरफ चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई की, डील की, बातचीत की, ब्रीफिंग की, इस तरह की झूठी खबरें दें ताकि आपके अंदर तशनगी ना हो, तजबजब ना हो, आप कोई सवालात ना पूछें, आप अकाउंटेबिलिटी ना करें। एक तरफ वो काम ना करें और दूसरी तरफ इनका दिल है कि ये यकजहती वाला माहौल बना रहे और इनका हीरोइज्म बना रहे। उनकी ये जो सियासी चाल है, सियासी से मैं कहूँगा, ये अस्करी चाल नहीं है, ये सियासी चाल है, ये पेनिट्रेट करती रहे। कैसे? ये जरा देखिए पाकिस्तान के तूल और देखिए जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर जगह पर बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं,
हर जगह पर आर्मी चीफ के बिलबोर्ड्स लगे, कहीं कहीं हिफ्ज़े मा तकद्दम, जैसे आटे में नमक डाला जाता है, एयरफोर्स की भी तस्वीर साथ लगाई जा रही है ताकि वजन बराबर रहे, ताकि जैसे आपको पता है सोने के अंदर थोड़ी बहुत खोट होती है, यहाँ पर खोट के अंदर सोना है। तो बहरहाल इस तरीके से काम वहां डाला जा रहा है। हर जगह पर बिलबोर्ड्स हैं और ये आवाम का पैसा है, ये आपका पैसा है, इससे अपनी तशहीर की जा रही है। जंग जो है वो होनी थी, नहीं होनी थी, किसने लड़ी, कैसे लड़ी, वो सब सबके सामने रियलिटी है। किसने पहले जवाब दिया, नहीं दिया, कितने दिन नहीं दिया, कितना जुल्म करवाया, वो सब कुछ। लेकिन आप एक तकाबली जायजा लें, एक तरफ एयरफोर्स है, वो भी एक फोर्स है, वो भी, अब एयरफोर्स से मोहब्बत करना कोई मुल्क दुश्मनी नहीं है, एयरफोर्स की सताइश करना। अब हमारे लिए तो ये बना कहते हैं जी, आप कई मैंने कमेंट देखे कि आप फोर्सेज में डिफरेंस क्रिएट, भाई कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं आप नहीं लोगों को। फिर इसका मतलब जब आप तमगे देते हैं, अवार्ड देते हैं, तो आप दूसरे जो जवान होते हैं, अफसर होते हैं, आप उनकी दिलशक नहीं करते हैं, आप उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करते हैं? नहीं, आप हमेशा जो भी अच्छा काम करता है आप उसको सताइश करते हैं। मतलब जैसे अभी आपके आर्मी चीफ रिटायर्ड होंगे, इन्हें पता नहीं कितने मुरब्बे जमीन मिलेगी, कितने प्लॉट मिलेंगे, कितने अरबों रुपया मिलेगा, वहां तो नहीं आप सोचते कि बाकी सारों के दरमियान जो है वो डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। वहां तो जो मिले, बाजवा साहब पता नहीं कितने अरब लेकर निकले हैं, और ऊपर से भी जो कुछ मिले वो भी लेकर हम निकलते हैं। लेकिन भारत, अगर हम एयरफोर्स की सताइश कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पूरे दस्ते में से किसी एक को आप अवार्ड देते हैं जिसने अच्छा काम किया होता है, तो एयरफोर्स ने अच्छा काम किया, हम उनकी सताइश कर रहे हैं। लेकिन आप रवैये में फर्क देखिए कि वो 2-4 दिन की कार्रवाई करके बगैर शोर शराबे के वापस अपने बैरकों में चली गई। लेकिन दूसरी तरफ हमारे आर्मी चीफ हैं, हमारे डीजी आईएसपीआर हैं, वो सियासी सरगर्मियों में लगे हुए हैं, छोटे बच्चों को जाके सवाल कर रहे हैं। उन्होंने पूरे जैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे ऐसा माहौल बनाया हुआ है जैसे इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वैसे लड़ तो इलेक्शन ही रहे हैं जो हालात है। और पूरे मुल्क के अंदर बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, हर जगह के ऊपर बिलबोर्ड्स जो है वो अवेजा हैं। और एक इलेक्शन का यकीन कीजिए कि ये आवाम का पैसा से जाया किया जा रहा है। तो ये वो सियासी हरकतें मैक्सिमम इसमें से मिल करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतला दे देता हूं अभी कि वो जो जंग का जो जाहिर जोश आया हुआ था पाकिस्तानियों के, नेचुरल है, हमें भी आया, कोई आपको मैं ताना नहीं दे रहा, मुझे भी आया, हम सबको जो जोश आया हुआ था वो निकल गया है या निकल जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। इस हफ्ते के दरमियान के बाद से डीजी आईएसपीआर साहब काम दोबारा आपने अपना पहले शुरू कर दिया है, आपने शुरू कर दिया है, हमने भी अब कर दिया है, हमने कर दिया, आप देखेंगे आवाम ने भी अगले 2-4 दिन में शुरू कर देना। आप बाई डिफॉल्ट वहीं गए हैं, आवाम भी बाई डिफॉल्ट वहीं जाएगी। आप नहीं बदल सकते, अब आवाम भी नहीं बदल सकती। अब आवाम आपका ये जो तरीका वारदात है सियासत करने वाला और मुल्क की सलामती और सारे वो जो बयानियां हैं उनके ऊपर चढ़कर सियासत करने वाला, ये मजीद नहीं चलेगा। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि आर्मी चीफ ने नया वजीर आजम लगाने की अपॉइंटमेंट दे दी है, अप्रूवल कर दी है। जी हाँ, आर्मी चीफ ने नया वजीर आजम लगाने की अप्रूवल दे दिया। अब खबर सुन के हो सकता है खबर झूठ हो, लेकिन आप बताइए, दिल पे हाथ रख के खबर सुन के 50% तो आपको उम्मीद थी ना कि मैं ये कह रहा हूं तो ऐसे किया होगा, क्योंकि ऊपर अल्लाह है तो नीचे अब आर्मी चीफ ही जमीनी खुदा है, वही सब कुछ, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, वही क्लेम करते हैं कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूं। ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन है सूडान से। आप जरा गौर कीजिए कि हमारे हालात भी मुख्तलिफ नहीं है। सूडान में आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म नया लगाने की जो है वो अप्रूवल दे दी है, मंजूरी दे दी है। हमारे भी यही है, हमारे मंजूरी से ही तो सांस ले रहे हैं मौजूदा वज़ीर आज़म। तो जरा सूडान से हमारी ममासलत देखें और ये भी देखेंगे जब मैंने खबर दी तो आप कितना मेंटली प्रिपेयर्ड थे इस खबर के लिए। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो बड़ी ही हैरानकुन खबर है, और वो खबर ये है कि एक आपको आपके वज़ीर आज़म का तो पता ही है कि वो तरबूज, अपना तरबूज कह दिया, वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे रात के 2:30 बजे फजर की नमाज के बाद। जरा टाइम थोड़ा आगे पीछे होगा, उसके साथ आपने मैनेज करना है। ऐसे ही है जैसे मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ के वालिद एक गरीब किसान थे और नवाज शरीफ के वालिद अरबोंपति थे, दोनों भाई ये कहते हैं। और फिर ये भी पता चला कि नवाज शरीफ बड़े भाई हैं, शहबाज शरीफ छोटे हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के एतबार से, डॉक्यूमेंट्स के एतबार से शायद कागजों में उम्र में नवाज शरीफ छोटे हैं और शहबाज शरीफ बड़े। तो इस तरह के मामला इनके चलते रहते हैं, इनका कोई नया काम नहीं है ये। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में बताया था कि मैं नहा रहा था और स्विमिंग पूल में, और मैं फजर का वक्त था, फजर के बाद का वक्त था, मैं स्विमिंग कर रहा था। फिर उन्होंने अगले जुमले में कहा कि 2:30 बज रहे थे और मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा यार ज़िया, ये देना मुझे ज़रा फ़ोन। उसने फिर ज़ाहिर उधर ही दिया होगा, स्विमिंग पूल के अंदर ही, चड्डी पहने हुए ही शहबाज शरीफ साहब ने वो फ़ोन उठाया होगा और उन्हें आर्मी चीफ ने बताया और उन्होंने कहा कि सिपा सालार। अच्छा, वो ऐसे लगता है कहीं नसीम एजाजी का कोई नावल लिखा जा रहा है, जैसे घोड़े पर बैठे सिपा सालार आ रहे हैं और ये भी, इन्होंने भी जनाब खैमे में से निकले और तुगल के सिपा सालार। आर्मी चीफ कहिए सीधा सीधा, ऐसे ऐसे ड्रामे और तोहफे हमें मिले हुए हैं। मैंने कहा सिपा सालार, वो ऐसे लगता है कि किसी 12वीं सदी के अंदर बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब जो कोई तुगलक खानदान से हैं और वहाँ की सारी बातचीत हो रही है। तो खैर, ये भी जब उठाना होता है तो फिर सिपा सालार कह देते हैं। इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। ये जो लफ्ज़ चल रहे हैं आजकल, ख्वारिज, फितना, सिपा सालार, ये कहाँ से आए, इसके अंदर क्या मामला हैं। भारत वो कह रहे थे कि मैं स्विमिंग पूल में था जब हर तरफ मजाइल चल रहे थे, लोगों को कोई होश नहीं थी, हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, आप लोग भी परेशान थे। जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो तो हैं, जो पाकिस्तान के बाहर हैं वो भी सारे लोग परेशान थे कि यार आप वहाँ मिसाइल गिरा। तो हमारा शहजादा जो है वो कर रहा था, जो फार्म 47 का चीफ प्राइम मिनिस्टर है, वो कर रहा था स्विमिंग, लेकिन रात के 2:30 बजे। अब जरा एक और तोहफा सुने, ये जरा वीडियो सुननी है, तजिया बाद में करना है, वीडियो गौर से सुनना, आपकी हंसी निकलनी है, जरा सुनिए। अब आ रहे हैं कि उसने 6 और 7 की दरमियानी रात को जब पाकिस्तान पे हमला किया, और ये हमला पहली दफा नहीं किया आप साहब भाई, रात की तारीकी में, ये तीसरी चौथी दफा और रात की तारीकी में ही करता है दुश्मन हमला। पिंडी में थे? मैं पिंडी में घर में सोया हुआ था। अच्छा, ठीक है। मेरी छोटी बेटी ने मुझे आके उठाया, हम सब लोग टीवी लॉन्च में इकट्ठे हो गए, टीवी हमने लगा लिया, अटैक हो रहा है, तो मैंने बेटी को कहा मेरे लिए तरबूज काट के ले आओ। अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें। सुन लिया आपने, जब हमला हो रहा था तो उनकी बेटी ने उनको उठाया। बेटी जाहिर है, बेटियां तो वैसे सांझी होती हैं, तो बेटी समझदार होगी, उसने सोचा अब्बा जी, बेटी को यही लगा कि यार ये कोई अहम आदमी है,
वरना वो अगर बेटी को ये पता होता कि मेरे बाप ने ये हरकत करनी है, बस बेटी के लिए तो बाप मुहतरम ही होते हैं, मैं उस एतबार से नहीं कह रहा अब्बासी साहब कहीं नाराज ना हो जाएं, हमारी भी बेटी है वो, लेकिन बहरहाल वो जो हमारी भी बेटी है उसको ये लगा कि मेरे वाले साहब घर में आकर बताते हैं, टीवी पर भी कहते हैं ये वजीर है, तो आम आदमी होंगे, तो बेटी ने जो स्कूल में पढ़ा होगा उस एतबार से उसको लगा कि जंग लग गई है, मेरे अब्बा कैबिनेट के मेंबर हैं, वफाकी काबीना के, भले फॉर्म 47 पे ही सही, तो मुझे अपने अब्बा को उठाना है और उनको बताना है कि अब्बा जी जंग लग गई है, तो आप भी अपना किरदार अदा करें। तो उन्होंने उठाया तो अब्बा जी ने क्या चवल मारी है माजरत इस लफ्ज़ के ऊपर, उन्होंने कहा पुत्र तू तरबूज ले आया बेटा तू तरबूज ले आओ, और उसमें कहते क्या, एक दफा फिर सुनिएगा, आखिरी जो जुमला है ये दोबारा सुनिए। अटैक हो रहा है तो मैंने बेटी को कहा मेरे लिए तरबूज काट के ले आओ। अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें, अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें, अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें, अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें। सुना आपने, और उसके ऊपर ये कहते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस चेक करें। जनाब बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस है, मान गए हम आपके कॉन्फिडेंस को। एक तो आप लोग पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। जिस वक्त आप ये तरबूज मांग रहे थे, तरबूज भी लाल ही होता है, मेरा ख्याल आप उन पाकिस्तानियों के साथ यकजहती कर रहे थे। 31 के करीब पाकिस्तानी शहीद हो चुके थे, जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चे थे, उनका खून बह चुका था। जवाब तो आप लोगों ने देना नहीं था, आप लोगों को तो पहले से ही पता था। मोदी के साथ आपका मामला तय था, जयशंकर बता चुका, डीजीएमओ टू डीजीएमओ इंफॉर्मेशन आ चुकी। कोई डिनाई कर दे इस बात को, मैं ये दूसरी दफा कह रहा हूं, कोई डिनाई कर दे कि इंडिया ने नहीं बताया था मिसाइल छोड़ने के वक्त कि हम ये मिसाइल छोड़ रहे हैं आपके ऊपर, डिनाई करे कोई इधर उधर से। ये फैक्चुअल बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि जयशंकर ने गलत नहीं कहा, उन्होंने कन्वे किया। अब आप कहेंगे आप इंडिया की तरफ की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इंडिया की। उन्होंने मिसाइल जो हम पर मारे गलत किया, उन्होंने बेशर्मी की, बेहयाई की, बगैरती की, मासूम लोगों को उन्होंने शहीद किया। उनके पास कोई वजह नहीं थी हमारे ऊपर हमला करना, हमारी सब। आप याद कीजिए वो सारे दिन मेरा क्या इस्तदलाल था कि हमें जवाब देना चाहिए, हमारी खुद मुख्तारी, हमारी खुद मुख्तारी, हमें जवाब देना चाहिए। तो मैं वही शहबाज गिल हूं जो कहता था जवाब देना, लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूं कि उन्होंने इन्हें बताया था, ये अब आपके सामने कन्फेस नहीं कर रहे। ये मिलिट्री सोर्सेज के ऊपर कन्वे हुआ था एक दूसरे को मिसाइल मार रहे। तो उन्होंने कहा कि तरबूज ले आओ, खूनो खून था ना मुल्क, तो तरबूज भी जरा लाल ही होता है। तो उन्होंने कहा, मैं कहा तो अगर बेटी को पता होता ना कि अब्बा जी ने ये खच मारनी है, यकीन कीजिए बेटी आपको सोए हुए ना उठाती, क्योंकि सोए हुए आप बेहतर थे इससे। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस चेक करें। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।